हेलो स्टूडेंट, आई एम डॉक्टर पारुल त्यागी, प्रॉब्लम सॉल्वर। सो ये वाली वीडियो आज स्पेशल डिमांड की है पार्थ ने, तो मैं ये वीडियो बनाऊंगी। तो उसने स्पेशल डिमांड की है किसके टॉपिक के ऊपर? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो एट बेसिकली इस वीडियो में मैं क्या करूंगी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिक्स करके पढ़ाऊंगी, जिससे कि इस वीडियो को कोई भी स्टूडेंट देखे, जैसे कोई भी हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हो या फिर कोई कॉन्वेंट का हो, ये वीडियो दोनों के लिए इफेक्टिव है। तो मैंने मिक्स करके बनाई है। तो और मैंने कोशिश की है कि बहुत बहुत सिंपल तरीके से मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूं कि एटम एंड मॉलिक्यूल क्या होता है। तो इंग्लिश में एटम बोलते हैं, एंड हिंदी में एटम को क्या बोलते हैं? परमाणु। एंड मॉलिक्यूल को क्या बोलेंगे? अणु। ठीक है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? हमारा जो मेन टाइटल होगा आज के टॉपिक का, एटम्स एंड मॉलिक्यूल। ये वीडियो स्पेशल डिमांड की गई है मेरे से, तीन चार बार बोला गया है, तो मैंने सोचा बना दूं इस वीडियो को। तो अभी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे हम कोई भी टॉपिक जब पढ़ते हैं तो पहले उसकी थ्योरी पढ़ते हैं कि ये इस थ्योरी में क्या हुआ था, मतलब क्या है इस थ्योरी का। तो केमिस्ट्री में हम स्टार्ट करने से पहले इस टॉपिक को हम जो दो थ्योरी पढ़ेंगे। पहली थ्योरी क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास। ठीक है। मतलब ये है, इसका थ्योरी का मतलब बेसिकली ये है कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। मतलब ये है कि जो हम जिस जिस टॉपिक से, जिस जिस एलिमेंट से हमारा कोई भी चीज बनी हुई है, अगर उसका फाइनल जो प्रोडक्ट बनकर के आ रहा है वो उतना ही रहेगा। जैसे कि 1 रुपया, 1 रुपया, एक और 1 रुपया मिलकर के 2 रुपए हो गए। तो जितना टोटल वैल्यू 1 और 1 रुपए की थी, 2 रुपए की वैल्यू भी उतनी ही रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि 1 और 1 मिलके 2 बना है तो 2 रुपए वो 3 में काउंट हो जाएगा, नहीं। तो जो 1 और 1 की वैल्यू है वही हमारी 2 की वैल्यू होगी। 2 मतलब भी 1 और 1 मिलके कितने बने हैं? 2। तो 2 मतलब भी उतना ही है। यानी कि जितना हमारा रिएक्टेंट, जो रिएक्शन में जितना हमारा रिएक्टेंट है उसके बराबर ही उसका प्रोडक्ट होगा। ठीक है। यानी हाइड्रोजन प्लस ओ, ऑक्सीजन, मिलके क्या बनाते हैं? वाटर। तो पानी के अंदर ऐसा नहीं कि पानी जब बन जाएगा तो 3 मॉलिक्यूल हो जाएंगे। पानी जब बनने के बाद में भी उसमें 2 ही हाइड्रोजन रहेंगे और 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल रहेगा। समझ में आया कि रिएक्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट। तो ये पहली थ्योरी हमारी बताती है। दूसरी थ्योरी क्या बताती है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। मतलब ये है इसमें कि 1 रुपए और 1 रुपए मिलकर के ही 2 बनते हैं। ऐसा नहीं है कि 1 रुपए और आधा रुपए, मतलब 1 रुपया ले लिया और आधा ले लिया और उसको तुम 2 बना दो, नहीं। अगर जो चीज जिस चीज से मिलके बनती है, फाइनल बनने के बाद में भी वो उतने से ही बनेगी। अपने मन से आप नहीं कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि अगर हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल हैं और उसका जो हाइड्रोजन का जो एटोमिसिटी होती है वो 1 होती है, तो हाइड्रोजन की वो 1 ही रहेगी। ऐसा नहीं है कि 1/2 कर दो आप, 1 ही रहेगी। ऑक्सीजन कितनी होती है? 8 होती है। तब मिलकर के पानी बनता है। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे हाफ ले लो या 4 ले लो, नहीं। अगर यहाँ पे H2 का 1 है और हाइड्रोजन का 8 है तभी पानी बनेगा हमारा। ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो ऑलवेज प्रेजेंट इन एक्चुअल प्रोपोर्शन मास, मतलब जो जिस फॉर्म में बनता है वो उसी फॉर्म में बनेगा केमिस्ट्री में, ये समझ लीजिए। ये बेसिकली हमारी थ्योरी थी। अब हमारा जो मेन टॉपिक स्टार्ट होता है वो होता है एटम। एटम को बोलते हैं हिंदी में परमाणु। आपने सुना होगा कि परमाणु बम जो होती है वो सबसे हार्मफुल होती है, सबसे डेंजरस होती है। क्यों? क्योंकि जो एटम होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, सबसे स्मॉल पार्ट होता है। एटम से छोटा कोई भी मॉलिक्यूल नहीं होता है। एटम सबसे स्मॉलेस्ट एटम होता है। एटम सबसे स्मॉलेस्ट, हम बोल सकते हैं कि एटम सबसे छोटा होता है, उससे छोटा कुछ भी नहीं हो सकता है। लेकिन आपने देखा होगा कि परमाणु बम जो होती है, एटॉमिक बम जो होती है, वो सबसे ज्यादा हार्मफुल, मतलब सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती है, क्योंकि वो छोटे 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 चीजों को मिलकर के बहुत बड़ा बना देती है। तो इसमें बस यही है, एन एटम इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर। मैटर का मतलब यहाँ पर क्या है? पदार्थ। कि एटम सबसे छोटी इकाई है।
ठीक है, इसका मतलब है कि हमारा जो एटम है वो फंडामेंटल यूनिट्स की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, और एटम के अंदर भी क्या क्या होता है, एटम के अंदर क्या क्या होता है, तो जो बेसिकली एटम होता है वो 3 मॉलिक्यूल से मिलकर के, एटम में 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं। फर्स्ट कौन सा होता है हमारा, प्रोटॉन, जिसपे क्या होता है पॉजिटिव चार्ज, जिसका क्या सिंबल है, पी, प्रोटॉन पी। क्या चार्ज होता है, प्रोटॉन, यानी क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव। ये क्या है हमारा न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। हम ऐसे नहीं कर सकते न्यूट्रॉन पे जीरो चार्ज, नहीं, न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता, जीरो भी चार्ज नहीं होता न्यूट्रॉन पे, तो न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल होता है। ऐसे बोलते हैं ये न्यूट्रल है या ना, न्यूट्रल का मतलब क्या होता है कि ना ही तो इस पे कोई पॉजिटिव चीजें शो करती है, ना ही नेगेटिव चीजें शो करती है। मतलब ये बोलते हैं ना यार ये बहुत न्यूट्रल है, मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो जीरो नहीं कहेंगे, ये बहुत न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, और उसका सिंबल क्या है, एन। देन हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, नेगेटिव, और उसको हम कैसे लिखते हैं, स्मॉल ई, कैपिटल ई नहीं लिख सकते इलेक्ट्रॉन को, हमेशा हम क्या लिखेंगे, स्मॉल ई। ठीक है, अब आते हैं एटम फॉर्मेशन। एटम कैसे बनता है, यानी परमाणु कैसे बनता है, तो वो कैसे बनता है कि मैटर यानी पदार्थ, मैटर यानी पदार्थ बहुत बड़ा होता है, वो टूटता रहता है, मतलब पदार्थ टुकड़ों में, छोटे 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 टुकड़ों में टूट करके एटम बना देता है, यानी कि मैटर ही टूट करके एटम बनाता है। तो एटम किससे बनता है, मैटर से। मैटर का साइज बड़ा होता है और छोटे छोटे टुकड़ों में टूट करके एटम बना देता है। ठीक है, तो एटम किससे बनता है, मैटर से, यानी परमाणु किससे बनता है, पदार्थ से, छोटे छोटे टुकड़ों में वो टूट जाता है तो वो एटम बोला जाता है। ठीक है, जैसे कि पानी हमारा पानी के अंदर क्या है, H2O, 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, ये ग्रुप में है, यानी कि एक कंबाइंड फॉर्म में है। जब ये टूट करके 2 हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल अलग बना देगा, और सॉरी, H2O 2 हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बना देगा और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बना देगा, तब ये अलग अलग टूट गया है, तो अब ये क्या बोला जाएगा, एटम। समझ में आया, अगर ये ग्रुप में है पानी, अगर मैं पानी बोल रही हूं, पानी, तो वो क्या होगा, मैटर, यानी कि पदार्थ। और जब मैं बोल रही हूँ कि एटम, यानी कि पानी 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है, 2 मॉलिक्यूल में, जो जो थे मॉलिक्यूल से उसके टूट गए हैं, उसे क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। ठीक है, एंड फिर अब ये कुछ की पॉइंट्स हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। अगर कोई आपसे पूछता है, थोड़ा एडवांस है ये, कि शेप ऑफ एटम्स, एटम के, एटम का साइज क्या होता है, मतलब एक होता है ना हर चीज का साइज होता है, कि कोई गोल है या रेक्टेंगुलर है या ओवल शेप में है, किस शेप में है, तो एटम यानी अणु, अणु का शेप कैसा होता है, स्फेरिकुलर, यानी कि इस तरह से। एटम एटम का शेप कैसा होता है, स्फेरिकुलर, इस तरह से। ठीक है, और एटम हमारा इतना छोटा मॉलिक्यूल होता है, एटम हमारा इतना छोटा होता है कि हम उसको हाई पावर वाले माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हैं। एटम हमारा इतना छोटा पार्टिकल होता है कि हम उसको हाई पावर के माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, इतना छोटा होता है। अब कितना छोटा होता है, स्मॉलेस्ट साइज, यानी कि नैनोमीटर। आपने आजकल पढ़ा होगा ना कि नैनो टेक्नोलॉजी, यानी कि 10 की पावर 9। अब 10 की पावर 9 को कैसे लिखते हैं, अभी मैं आपको बताती हूँ। 10 की पावर ये 9 लिखा है, यानी कि 1, 10 की पावर 9, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी इतने जीरो कर दो तब एक पार्टिकल का साइज होगा, यानी इतना छोटा ही मॉलिक्यूल होता है, यानी कि 10 की पावर 9 का मतलब 9 0। अगर इसको ऐसे लिखेंगे, 10 की पावर 9 को कैसे लिखेंगे, ऐसे, तो इसका साइज कितना छोटा होता है एटम का, नैनोमीटर में, मिलीमीटर, मीटर, सेंटीमीटर भी नहीं, नैनोमीटर में, तो बहुत स्मॉलेस्ट साइज में होता है। ठीक है, जिसको हम पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हैं, इतना छोटा साइज होता है किसका, किसका, एटम का। ठीक है, अब ये है हमारा IUPAC। IUPAC बेसिकली इसका मतलब क्या है,
ये एक हमारी यूनिट है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये क्या काम करता है? बेसिकली ये एक घर की हेड है, घर की मुखिया है, यानी केमिस्ट्री की ये मुखिया है। इसी के अंडर में सारा कुछ आता है। अब कैसे आता है सुनिए। जैसे कि इसमें लिखा है ना हाइड्रोजन, हाइड्रोजन H, हीलियम HE। अब सपोज करो हाइड्रोजन को किसी ने किसी साइंटिस्ट ने किसी की डिस्कवरी की होगी हाइड्रोजन की, तो उसने अपने कंट्री या अपने नाम पर हाइड्रोजन नाम रख दिया। ठीक है। अब सपोज करो कि मैंने भी कुछ ऐसा ही कुछ सर्च कर लिया H के उस पर सिंबल पर, तो मैं भी उसको अपने नाम पर ऐसे रख दूं। तो IUPAC ये कहती है कि IUPAC क्या करती है? नामकरण करती है किसी भी चीज का और उस पर स्टैंप लगाती है। जैसे कि आपके घर में किसी का नाम समय पार्थ ने अपना वीडियो बनवाया, तो मैं उसी के लिए बोल रही हूँ कि पार्थ का नाम घर में एक हो गया, बच्चा घर में बच्चा है उसका नाम एक है पार्थ। अब घर में जब एक हो गया हाइड्रोजन, तो अब कोई अपने और बच्चे का नाम रखेगा? अगर पार्थ रखना चाहेगा तो क्या बोलेंगे और लोग? नहीं, घर में एक लोग का नाम है, अब आप मत रखिए, अब आप नहीं रख सकते हो, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा कि कौन से वाले पार्थ को बुला रहे हैं, इस वाले पार्थ को बुला रहे हैं, उस वाले पार्थ को बुला रहे हैं। समझ में आ रहा है? ऐसे ही IUPAC स्टैंप लगाती है कि जिसने पहले डिस्कवरी कर दी किसी भी चीज की, जैसे कि हाइड्रोजन है, इसका हमने H ले लिया, अब किसी दूसरे साइंटिस्ट ने हीलियम की डिस्कवरी की, रखने को वो H रख सकता था ना यहाँ पे, लेकिन H फिर इसमें और उसमें डिफरेंस नहीं समझ में आ पाता कि ये वाला H है या ये वाला H है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, उसका हीलियम की स्पेलिंग में से छोटा वाला इसका स्मॉल लेटर ले लिया, मतलब कि हीलियम मतलब HE लिखा जाएगा और हाइड्रोजन मतलब H लिखा जाएगा। यानी कि जैसे उसका नाम पार्थ है, तो अब पी से कुछ और रख सकते हो, जैसे कि पारुल रख सकते हो, प्रिया रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो, लेकिन पार्थ नहीं रख सकते हो, क्योंकि पार्थ एक घर में नाम है। अगर पार्थ ही आप रिपीट कर दोगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा कौन से पार्थ की बोली। अब आपको ही बुला रहा है कि पार्थ, तो कंफ्यूजन होगा ना कि ये वाला है या ये वाला है। इसीलिए IUPAC क्या करता है, केमिस्ट्री में मोहर लगाता है, स्टैंप लगाता है कि एक नाम हो चुका है, अब ये नहीं करना है। ठीक है, समझ में आया? तो हाइड्रोजन का H हो गया, मतलब किसी भी लेटर का पहला जो अक्षर होगा वही उसका सिंबल होगा। तो हाइड्रोजन का H हो गया। हीलियम का अब H आ रहा है, तो हीलियम का पहला कैपिटल ले लिया मैंने, देखो यहाँ पे लिखा भी है नोट, फर्स्ट लेटर हमारा कैपिटल में आएगा और सेकंड लेटर जो लिखा जाएगा वो स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। यानी कि हीलियम में H हमने कैपिटल ले लिया है और E हमने स्मॉल लिखा है। मैंने जो टिक लगाया मतलब ऐसे लिखा जाएगा। ऐसे नहीं लिख सकते हो कि फर्स्ट लेटर को आप स्मॉल लिख दो और दूसरे लेटर को आप कैपिटल में लिख दो, ऐसे नहीं लिखा जाता है। तो देखो मैंने क्रॉस लिखा है कि नहीं लिख सकते हैं, ऐसे ऐसे नहीं लिख सकते हैं। पहला लेटर कैपिटल और दूसरा लेटर स्मॉल में लिखा जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया आप लोगों को? अब ये थोड़ा सा मैंने आपको याद करने का बताया, ये फर्स्ट से लेकर के 10 तक मैंने आपको याद करने का बताया। देखो इसे याद करो पहले। हाय हेलो लिसन भोले बच्चों, हाय हेलो, हाय हेलो लिसन भोले बच्चों, सी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट। हाय हेलो लिसन भोले बच्चों, सी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट। हाय हेलो लिसन भोले बच्चों, सी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट। हाय हाइड्रोजन क्या होता है उसका? 1। एटॉमिक नंबर क्या होता है उसका? 1। हेलो हीलियम HE, देखो स्मॉल लिखा है, फर्स्ट कैपिटल और दूसरा E स्मॉल, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 2। लिसन, हाय हेलो लिसन L, लिथियम LI, लिथियम देखो सारा सेकंड जो भी लेटर उसमें लिखा हुआ है वो सारा स्मॉल है, LI लिथियम, इसका एटॉमिक नंबर 3। भोले बेरिलियम BE 4, एटॉमिक नंबर 4। बच्चों बोरोन B, सॉरी एटॉमिक नंबर 5। सी न्यूज, अब एस पे मत जाना, सी न्यूज कार्बन, सी से
कार्बन, कार्बन का ये है इसका सिंबल कार्बन, और इसका एटॉमिक नंबर क्या है 6। न्यूज, एन से न्यूज से नाइट्रोजन, इसका सिंबल क्या है नाइट्रोजन, एन, कैपिटल एन, और इसका एटॉमिक नंबर क्या है 7। ऑन यानी कि ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर 8। फ्राइडे, फ्लोरीन, सिंबल क्या है कैपिटल एफ, इसका एटॉमिक नंबर क्या है 9। नाइट, इसका इसका नाम क्या रहेगा नियॉन, और एन एंड सॉरी एन नहीं आएगा, देखिए मैंने थोड़ा जानबूझ के छोड़ा है उसको। यहाँ पे न्यूज में नाइट्रोजन हो गया एन से, अब यहाँ पे नियोन नाइट्रोजन, सॉरी नाइट का हम एन से नियोन, अब यहाँ पे भी एन और यहाँ पर भी एन, ये तो कंफ्यूज हो जाएगा ना कि एन आपने यहाँ पे भी लिखा है और एन आपने यहाँ पे भी लिखा है, तो आप कौन से वाले एन की बात कर रहे हो। अगर आपने यहाँ पे एन लिख दिया तो मुझे क्या पता है कि ये नाइट्रोजन वाला बोल रहे हो आप या नियोन वाला बोल रहे हो। तो यहाँ पे मैं सिर्फ पहले इसकी डिस्कवरी हुई है, पहले इसकी डिस्कवरी हुई है, पहले आया है देखो 7 नंबर पे, इसका एटॉमिक नंबर 7 है, तो पहले इसकी डिस्कवरी हुई है, तो हम इसको नाइट्रोजन एन ही रखेंगे। लेकिन नाइट यानी नियोन ये दूसरे नंबर पे आया है, तो इसका एन ई यानी इसका एन ई, ये इसका ई आएगा, समझ में आया, इसीलिए मैंने ये छोड़ रखा था, ये एन ई, तो ये ऐसे लिखा जाएगा। अब मैंने यहाँ पे ई कैपिटल नहीं लिखा है, ई स्मॉल लिखा है, मतलब पहले जो नामकरण हो गया इसका, इसने स्टैंप लगा दी कि नहीं नाइट्रोजन को एन मिलेगा कैपिटल एन, और नियोन को कैपिटल एन और स्मॉल ई मिलेगा। अब यहाँ पे कैपिटल एन और स्मॉल ई लिखोगे तो कोई बता देगा ये क्या है नियोन, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है 10। तो आपको याद हो गया। हाय हेलो लिसन भोले बच्चों सी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट, ठीक है। ऐसे ही अगर आप डिमांड करोगे तो मैं और बना दूंगी आपको वीडियोस, ये मैंने थोड़ा सा अपनी तरफ से ऐड कर दिया था, ठीक है। अब हमारा एटम खत्म हो चुका है यहाँ तक। अब हमारा दूसरा टॉपिक क्या है मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं हिंदी में अणु। कोई हिंदी मीडियम का भी देख रहा है तो उसके लिए भी ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। तो मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं अणु। अब मॉलिक्यूल क्या होता है, ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स, छोटे छोटे परमाणु से मिलकर अणु बनता है। मतलब छोटे छोटे एटम्स, छोटे छोटे 2 या 2 से अधिक 2 और मोर एटम्स मिल करके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। सबसे छोटा कौन परमाणु एटम्स, एटम से बड़ा कौन मॉलिक्यूल, ठीक है। इस मैटर में तो बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है, लेकिन 2 या 2 से अधिक 2 और मोर एटम्स मिलकर के एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। समझ में आ रहा है आपको, ये एटम से ही बनता है मॉलिक्यूल, 2 या 2 से अधिक, ठीक मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल कितने टाइप्स के होते हैं सुनिए। मॉलिक्यूल कैसे बनता है, 2 या 2 से अधिक एटम्स के मिलने पर मॉलिक्यूल बनता है। और एटम कैसे बनता है, मैटर को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने पर एटम बनता है, और एटम के छोटे छोटे टुकड़ों को मिल करके मॉलिक्यूल बनता है। कितने मॉलिक्यूल चाहिए, 2 या 2 से अधिक, ठीक है। अब मॉलिक्यूल्स के टाइप्स, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, ठीक है। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट में क्या होगा, सेम टाइप का, यानी मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट कैसे होगा, सेम टाइप का, एक जैसे होंगे। मॉलिक्यूल्स और एलिमेंट में कैसे होंगे, सेम टाइप के एक जैसे। मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स में क्या होगा, डिफरेंट टाइप्स के अलग अलग होंगे, ठीक है। जैसे कि O2 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को O2 लिखते हैं ना ऑक्सीजन, तो ये देखिए ये एक सिंगल O है, और ये भी मतलब सॉरी और O2, तो O2 में 2 O है लेकिन सेम टाइप के हैं, जैसे कि ये भी O है और ये भी O है, ठीक है, यानी एक जैसे सेम टाइप के। जैसे लिखते हैं N2 नाइट्रोजन, यानी 2 मॉलिक्यूल,
एक नाइट्रोजन का और दूसरा नाइट्रोजन का, उसमें और कुछ भी नहीं है, ठीक है। जैसे सगे भाई बहन, एक ही मम्मी पापा के बच्चे हैं, लेकिन कजिन में क्या होता है, वो दूसरे मम्मी पापा के बच्चे होते हैं, वो दूसरे मम्मी पापा के बच्चे होते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है। सेम टाइप, एक जैसे, एक ही मम्मी पापा के बच्चे, ये वाले। मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, यानी कि डिफरेंट टाइप, अलग अलग, यानी कि इनके मम्मी पापा, सॉरी, ये अलग अलग मम्मी पापा से बच्चे हैं, मतलब एक फैमिली के अलग बच्चे, दूसरी फैमिली के अलग बच्चे, ठीक है। तो जैसे कि पानी के मॉलिक्यूल्स H2O, हाइड्रोजन का अलग मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन का अलग मॉलिक्यूल है। समझ में आ रहा है? तो दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, इसमें देखो डिफरेंट है ना, ये दोनों सेम है। अगर ये H2 की बात करती मैं, H2 यानी ये और ये फिर सेम होते ये, लेकिन H2O की बात करी है मैंने, इसमें हाइड्रोजन भी है एंड ऑक्सीजन भी है, ठीक है। तो ये कौन से हो गया, डिफरेंट टाइप वाले मॉलिक्यूल, अलग अलग वाले। और ये हो गया सेम टाइप, एक जैसे, यानी कि O2 N2, ठीक है। हम CO2 की बात करेंगे, यानी एक कार्बन और दो O, CO2, तो वो किस में आएगा, डिफरेंट वाले में, क्योंकि कार्बन अलग है और ऑक्सीजन अलग है, ठीक है। सेम अगर हो रहा है तो वो किस में आएगा, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स, एक जैसे सेम टाइप वाले। और अलग अलग हो जाएगा तो किस में आएगा, डिफरेंट टाइप, यानी अलग अलग वाले में, ठीक है। अब ये जो बॉन्ड होते हैं, जैसे कि O2, O एक 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 पार्ट और दूसरे पार्ट से कैसे अटैच होते हैं, ये जुड़े कैसे रहते हैं, तो जिस बॉन्ड से जुड़े रहते हैं उसे क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्ड। और ये केमिकल बॉन्ड इतना इफेक्टिव होता है कि इस बॉन्ड को ये ब्रेक नहीं कर सकते हैं। जब तक कोई आप पावरफुल फोर्स इन पे अप्लाई नहीं करते हो, तब तक इस बॉन्ड को आप तोड़ नहीं सकते हो। जैसे कि भाई बहन का, भाई बहन कितना भी लड़ लें लेकिन उनका बॉन्ड टूटता नहीं है, ये आपको पता है ना। ऐसे ही इनके बीच का बॉन्ड है। ये लोग कितना भी लड़ लें, ये लोग, अब भाई बहन के ऊपर कोई तीसरा आकर के दरार डाल दे तभी भाई बहन अलग होते हैं, वैसे भाई बहन अलग नहीं होते हैं, ठीक है। तो मेनली केमिकल बॉन्ड इज लाइक अ सिस्टर एंड ब्रदर लव, ठीक है। भाई बहन के प्यार जैसे स्ट्रांगली बॉन्ड है, ये स्ट्रांगली बंधे हुए हैं। समझ में आ गया? तो ये भी किससे है, केमिकल बॉन्ड, मतलब जितने भी हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किस कौन से बॉन्ड से अटैच होते हैं, केमिकल बॉन्ड के थ्रू अटैच होते हैं, ठीक है। मेनली उसे कौन सा बॉन्ड बोलते हैं, कोवैलेंटली बॉन्ड। वो आपको फर्दर जो आपके नेक्स्ट चैप्टर आएंगे उसमें होगा। अभी हमको सिर्फ एटम एंड मॉलिक्यूल पढ़ना है, तो सिर्फ आप जान लीजिए हमारे जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कौन से बॉन्ड के थ्रू अट्रैक्ट होते हैं, केमिकल बॉन्ड। और अगर फर्दर बात करी जाए तो वो कौन सा बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब बात करते हैं मॉलिक्यूल का, अब आगे चलते हैं, मॉलिक्यूल टॉपिक पर ही आगे चलते हैं। तो यहां पर है हमारा एटोमिसिटी, मतलब परमाणुता क्या होती है, द नंबर ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एटम्स, सॉरी ऑफ एन एलिमेंट्स। मतलब कि जो हमारा एलिमेंट है या जो हमारा मॉलिक्यूल है उसमें कितने मॉलिक्यूल हैं, मतलब जैसे कि मोनो एटॉमिक है या डाई एटॉमिक है या ट्राई एटॉमिक है या पॉली एटॉमिक है। मोनो मतलब एक, डाई एटॉमिक मतलब दो, ट्राई एटॉमिक मतलब तीन, और पॉली मतलब तीन से बहुत ज्यादा वाले, ठीक है। मोनो एटॉमिक मतलब एक, डाई एटॉमिक मतलब दो, ट्राई एटॉमिक मतलब तीन, और पॉली मतलब बहुत सारे, तीन से और जो जितने भी ऊपर आएंगे सब पॉली में आ जाएंगे, ठीक है। तो मोनो एटॉमिक कौन से मॉलिक्यूल होते हैं, कंसिस्ट ऑफ वन एलिमेंट, जिसमें जो कि सिंगल सिंगल रहते हैं, मतलब सिंगल चाइल्ड, ना उसका कोई भाई है ना उसका कोई बहन है, वो सिंगल चाइल्ड अपने माँ बाप का। तो वो कौन से किसमें आ जाएगा, मोनो एटॉमिक, मतलब वो सिंगल चाइल्ड लिखा जाएगा। उसमें ये नहीं है कि He2, हीलियम हमेशा हीलियम, नियोन, आर्गन। अब इस पे टॉपिक पे चलते हैं, ये क्या चीज है, जितनी भी हमारी नोबल गैस है, नोबल गैस है, जितनी भी हमारी नोबल गैस है यानी अक्रिय गैस है, जितनी भी हमारी नोबल या अक्रिय गैस है वो उनकी कितनी होती है, एटॉमिसिटी, मोनो एटॉमिसिटी। मतलब कि वो किसी के साथ में रिएक्ट नहीं करती हैं। मोनो एटॉमिसिटी का मतलब क्या होता है कि वो सिंगल मॉलिक्यूल होता है, सिंगल सिंगल, वो किसी के साथ में
रिएक्ट नहीं करता है, इसीलिए उसको नोबल या अक्रिय गैस बोलते हैं। जैसे कि गुब्बारे के अंदर हीलियम गैस भरते हैं, तो हीलियम गैस क्या है, नोबल गैस। हीलियम, ये रहा हीलियम गैस। हीलियम किसी के साथ में कोई रिएक्शन नहीं करती है, इसीलिए वो अपना काम प्रॉपर करती है, बहुत लाइट वेटेड होती है, और वो किसी के साथ में यानी गुब्बारे के साथ में कोई भी रिएक्शन नहीं करती है। गुब्बारे के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल होते हैं, जिस कंपाउंड से जिस पदार्थ से गुब्बारा बना हुआ होता है, उसके साथ में हीलियम गैस कोई रिएक्ट नहीं करती है, इसीलिए हीलियम गैस का हम यूज करते हैं गुब्बारे में, और वो बहुत हल्की होती है। इसीलिए मोनो एटॉमिक मतलब सिंगल चाइल्ड, सिंगल चाइल्ड होता है, उसका किसी दूसरे से कोई इतना इंटरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है, किसमें, मोनो एटॉमिक। डाई एटॉमिक मतलब कंसिस्ट ऑफ टू एटम्स, मतलब भाई बहन, मतलब ये हम कभी अकेले नहीं रहेंगे, ये कभी अकेले नहीं रहेंगे, ये हमेशा ग्रुप में रहेंगे। जैसे O2 जो ऑक्सीजन गैस होती है, वो कभी एक सिंगल एलिमेंट के अकॉर्डिंग नहीं रहती है, वो हमेशा ग्रुप में रहती है। जैसे कि O2 मतलब ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहती है, मतलब ऑक्सीजन के, यहाँ पे जो मैंने समझाया है, सिंगल O के फॉर्म में नहीं रहती है ऑक्सीजन गैस, O2 के फॉर्म में रहती है। N2 नाइट्रोजन जो मैंने समझाया था, नाइट्रोजन हमेशा दो एलिमेंट के फॉर्म में रहती है। Cl2 क्लोरीन गैस जो होती है, क्लोरीन Cl2, वो भी हमेशा दो मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहती है। और ये H2 हाइड्रोजन कभी सिंगल नहीं होता है, हाइड्रोजन हमेशा डुप्लेक्स फॉर्म में रहता है। यहाँ पे वाटर में देख लीजिए आप, H2 हमेशा वाटर का हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल डुप्लेक्स फॉर्म में होता है, ठीक है। तो जितनी भी हमारी इनर्ट गैसें हैं और जैसे सोडियम है, ये सारा हमारा मोनो एटॉमिक यानी सिंगल चाइल्ड, ठीक है। इनर्ट गैस है ये किसी के साथ में कोई रिएक्शन नहीं करती हैं। लेकिन डाई एटॉमिक मतलब कि दो एटम्स कंपल्सरी होती है उसके लिए, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन, इसमें दो मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ती है, दो होंगे तभी काम करेगा ये। ट्राई एटॉमिक यानी कि इसमें तीन एटम रहते हैं, जैसे कि O3 ओजोन गैस, आपने पढ़ा होगा ओजोन गैस। ओजोन की लेयर इन्वायरमेंट में जो होती है, जो यूवी रेस को प्रोटेक्ट करती है, सूर्य के यूवी रेस को सॉइल सॉरी अर्थ के अंदर नहीं, मतलब इन्वायरमेंट में प्रोटेक्ट करती है, यूवी रेस को अंदर नहीं आने देती है, ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर ओ नहीं लिख सकते हम, ना O2 लिख सकते हैं। ओजोन लेयर किस फॉर्म में होती है, तीन कंपाउंड के फॉर्म में होती है, जैसे कि ओ, ओ और ओ, तीन तीन एटम्स के फॉर्म में बनती है O3, एक नहीं होता है उसमें। तो ट्राई एटॉमिक में क्या हो गया, ओजोन गैस, ठीक है। पॉली एटॉमिक में क्या हो गया, मोर देन 3 एलिमेंट्स, यानी जैसे कि फॉस्फोरस, पी, फॉस्फोरस, ठीक है। उसका क्या होता, कितने उसमें कितने वो होते हैं, 4। सल्फर, सल्फर में कितने होते हैं, 8। समझ में आ गया, तो ये आप अपना याद कर लेना। यहाँ पे मैंने नोट करके लिखा है, बच्चों के लिए पता होना चाहिए। आप लोग चिप्स कुरकुरे बहुत खाते हैं ना, तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो चिप्स और कुरकुरे की पैकेट में जो गैस भरी जाती है, वो कौन सी भरी जाती है, नाइट्रोजन। चिप्स के पैकेट में, कुरकुरे के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन। वो क्या करती है कि आपका जो चिप्स के अंदर जो होता है, वो चिप्स को कुरकुरा बनाती है। उसे सील जो होता है ना, जैसे जैसे सील जाते हैं चिप्स, उसे खोल के रख दो तो वो सीलने से प्रोटेक्ट करती है नाइट्रोजन गैस। और क्या करती है नाइट्रोजन, और एक रीजन से क्यों भरी जाती है नाइट्रोजन गैस, जो अंदर चिप्स के पैकेट में जो चिप्स होते हैं, उसे सड़ने से बचाती है, मतलब कोई उसके संग में रिएक्शन नहीं कर पाती है कि कोई भी तरीके से। तो नाइट्रोजन गैस क्या काम करती है, पहले तो चिप्स को कुरकुरा बनाती है, मतलब कुरकुरा बनाए, मतलब चिप्स कुरकुरा ही होता है, क्रिस्पी होता है, उसकी उस फॉर्म को बनाए रखती है। और दूसरा, उसको सड़ाती नहीं है, ठीक है, उसे प्रोटेक्शन देती है, उसको प्रिजर्वेटिव का काम करती है नाइट्रोजन, एक तरह से समझ लीजिए, ठीक है। और खराब भी नहीं होता है, मतलब खराब होने से बचाती है चिप्स को, मेनली ये समझ लीजिए। अब ये सुनिए आइंस, इतना समझ में आ गया। अब पढ़िए आइंस, होता है ना कि आइंस मतलब आवेशित कण। आवेशित कण का मतलब ये तो ना, ऐसे ये तो बहुत ऐसे लड़ाई हो रही है, ये तो बहुत आवेश में आ गया है, ऐसे बोलते हैं ना, ये बहुत आवेश में आ गया है। आवेश में आना मतलब गुस्सा आ गया, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव
सब चीज उसके अंदर आ गई है ना। यानी आइंस का मतलब होता है चार्ज। आइंस का बेसिकली मतलब क्या होता है? चार्ज। चार्ज फॉर्म में चीजें। तो एन एटम कंसिस्ट, मैंने यहां पे बताया था, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पे कैसा होता है? नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है। तो नेगेटिव को हिंदी में क्या बोलते हैं? ऋणायन, और पॉजिटिव को क्या बोलते हैं? धनायन। ठीक है। अब पॉजिटिव को अगर एक बोला जाए कि पॉजिटिव कैटाइन होते हैं या एनाइन होते हैं, तो याद करने का तरीका समझो। पॉजिटिव हमेशा कैटायन होते हैं। अब याद नहीं हो रहा है तो समझो कि कैटायन में टी होता है ऐसे करके, यानी प्लस का चार्ज सिंबल बन रहा है ना, प्लस का चार्ज कैटायन में, टी ऐसे याद रखो। प्लस मतलब कैटायन, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। तो पॉजिटिव को क्या बोलते हैं? कैटायन, यानी टी से याद कर लो। टी मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब कैटाइन, और नेगेटिव मतलब एनाइन। ठीक है। ये बच्चे कंफ्यूज होते हैं, भूल जाते हैं कि एनाइन क्या होता है, कैटाइन क्या होता है। तो कैटाइन मतलब टी आ रहा है पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव चार्ज। एनाइन मतलब नेगेटिव चार्ज। ठीक है। ये क्लियर हो गया आपका। अब सुनो, ये क्या, ये मैंने क्या बना दिया। कोई भी एक कोई भी एक एलिमेंट है, कोई भी एक एलिमेंट है हमारा। सपोज करो ये ए हमारा एक एलिमेंट है। ठीक है। इसके पास में 10 इलेक्ट्रॉन है और 10 प्रोटॉन है। ठीक है। कोई भी हमारा एक इलेक्ट्रॉन है जिसके पास में 10 इलेक्ट्रॉन है और 10 प्रोटॉन है। ठीक है। तो इस पे चार्ज क्या होगा? अगर एक आपके उसमें क्वेश्चन भी आएंगे कि एक कोई एलिमेंट है, उस पर 10 10 उस पे एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉन है, और 10 पॉजिटिव प्रोटॉन घूम रहे हैं। 10 एक कोई सॉरी ऐसे आएगा कि एक रिएक्शन हो रही है, उसमें 10 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं और 10 प्रोटॉन घूम रहे हैं। तो बताइए उस एलिमेंट का चार्ज क्या होगा? तो आप कैसे निकालेंगे? उसको लिख लीजिए। उस पर इलेक्ट्रॉन कितना है? 10। प्रोटॉन कितना है? 10। अभी ये समझिए, सिर्फ इतना वाला, इतना पोर्शन समझिए कि उस पर इलेक्ट्रॉन कितना है? 10। प्रोटॉन कितना है? 10। इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव होता है और ऐसे लिखा जाता है, और प्रोटॉन हमेशा पॉजिटिव होता है, वो ऐसे लिखा जाता है। तो सोचो, 10 इलेक्ट्रॉन माइनस प्लस 10 प्रोटॉन पॉजिटिव, 10 माइनस और 10 पॉजिटिव मिलके क्या हो गया? 0। ठीक है। तुम्हारे पास 1 रुपया है और 1 रुपया तुमने किसी और को दे दिया, तुम्हारे पास क्या बचा? 0। ठीक है। 0 चार्ज। अब ये सोचिए, इस आदमी ने, इसके पास 10 तो इलेक्ट्रॉन थे और 10 प्रोटॉन थे इसके पास में। इसने अपने में से 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया। इसने 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया। जैसे कि मेरे पास 10 रुपए थे। ठीक है। मेरे पास 10 रुपए थे, तो मैंने 10 रुपए में से 1 रुपया किसी को दे दिया, तो मेरे पास कितने रुपए बचे? 9 रुपए। तो और हमेशा इलेक्ट्रॉन दिया जाता है, प्रोटॉन नहीं दिया जाता है, हमेशा इलेक्ट्रॉन दिया जाता है। ये बात ध्यान रखना है आपको। हमेशा लिया भी इलेक्ट्रॉन जाएगा और दिया भी इलेक्ट्रॉन जाएगा, और किसी के संग शेयरिंग भी इलेक्ट्रॉन की होगी। ये पॉइंट याद रखना है। प्रोटॉन ना कभी लिया जाता है, ना कभी दिया जाता है, ना कभी प्रोटॉन किसी के संग शेयरिंग करता है। इलेक्ट्रॉन ही दिया जाता है, इलेक्ट्रॉन ही लिया जाता है, और इलेक्ट्रॉन ही शेयरिंग की जाती है, इलेक्ट्रॉन की ही। तो जब इसके पास में 10 इलेक्ट्रॉन थे, यानी इलेक्ट्रॉन 10 है, नेगेटिव लगा हुआ है तो यानी माइनस वाले, अब प्रोटॉन पॉजिटिव वाले। ठीक है। इसने अपने में से 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, तो यहाँ पे कितना बचा? 9 इलेक्ट्रॉन बचे और 10 प्रोटॉन बचे। 9 इलेक्ट्रॉन बचे और 10 प्रोटॉन बचे। तो अब इस पे क्या चार्ज आ जाएगा जब इसने अपने आप में से 1 को दे दिया? पहले इसके पास में 10 इलेक्ट्रॉन थे, यानी -10 इलेक्ट्रॉन थे, प्लस 10 प्रोटॉन थे इसके पास में। ठीक है। तो इसके पास में इसका चार्ज क्या था? सिर्फ इसी वाले का, पहले सिर्फ इसका चार्ज क्या था? 0, क्योंकि 10 माइनस 10 पॉजिटिव कितना हो गया? 0 हो गया। लेकिन जब इसने किसी को 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, दानी बन गया ये, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने रहे? 9 हो गए इसके पास में, क्योंकि 1 तो उसने किसी को दे दिया है ना।
तो कितने कितने बचे, 9 इलेक्ट्रॉन बचे इसके पास में। और प्रोटॉन कितने बचे, 10। मैंने क्या बोला है, प्रोटॉन कभी ना दिया जाता ना लिया जाता ना शेयरिंग की जाती है, इलेक्ट्रॉन दिया जाता है। जब इसने अपने आप में से एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया तो इसमें कितना बचा, 9 इलेक्ट्रॉन बचे और 10 प्रोटॉन बचे। तो अब इसे कैसे करेंगे, 9 इलेक्ट्रॉन माइनस 9 इलेक्ट्रॉन प्लस 10 पॉजिटिव प्रोटॉन। ठीक है, तो 10 में से 9 माइनस करेंगे, 10 में से अगर आप 9 माइनस कर देंगे तो कितना बचा, +1। तो कितनी आ गई इसकी, इसके पास में चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव। इसके पास चार्ज कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। जैसे कि मैं बहुत पैसे वाली हूं और मैं अपने कुछ पैसे मैंने किसी को दे दिए तो लोग मेरी तारीफ करेंगे ना, वाह ये कितनी पैसे वाली है। तो पॉजिटिव चार्ज आ गया मेरे पास में पैसे वाले वाला। ठीक है, अब इस साइड जाइए, इस साइड बी वाले पोर्शन पर जाइए। अभी हम पढ़ रहे थे ए वाला, अभी जाइए आप बी वाले पोर्शन पर। ये बी वाला हमेशा भिखमंगा टाइप का है। इसने क्या किया कि किसी से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। ठीक है, इसने एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले लिया। पहले इसके पास मैंने लिखा है, पहले इसके पास में क्या था, पहले इसके पास में क्या था, 10 इलेक्ट्रॉन थे। जब इसने किसी से लिया नहीं था, जब इसने किसी से भीख नहीं मांगी थी, तब इसके पास क्या था, 10 इलेक्ट्रॉन थे और 10 प्रोटॉन थे। तब इसका क्या था, इसका चार्ज 0 था ना, मैंने ये वाला कराया था आपको, जब इसने किसी से मांगा नहीं है तब। लेकिन जब इसने किसी से एक मांग लिया तो इस पे चार्ज क्या हुआ, पहले क्या था ये, और इलेक्ट्रॉन लेने के बाद में क्या हो गया, 10 तो इसके पास पहले से था, एक इसने ले लिया तो -11 इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव और प्रोटॉन कितने रहे, 10। प्रोटॉन हमेशा 10 ही रहेंगे। ठीक है, 10 प्रोटॉन रहे तो -11 इलेक्ट्रॉन प्लस 10 प्रोटॉन कितना हुआ, +10 -11, यानी ये ज्यादा है तो -1। तो इस पे चार्ज कैसा हुआ, नेगेटिव, नेगेटिव। और इस पे कैसा हुआ, पॉजिटिव। समझ में आया? पॉजिटिव को क्या बोलते हैं, कैटायन, कैटायन, कैट नेगेटिव को क्या बोलते हैं, एनाइन। समझ में आया आपको? जैसे कि जब मैं किसी से पैसे मांगूंगी तो मेरे ऊपर कर्ज चढ़ेगा ना, कर्ज चढ़ जाएगा ना। ये तो मैंने एक एग्जांपल लिया है आपको 10 का, आप यहाँ 5 का भी कर सकते हो कि 5 इलेक्ट्रॉन और 5 प्रोटॉन। ठीक है, ठीक है, ये आप अपने आप को चेंज कर सकते हो, मैंने आपको एग्जांपल लेके समझाया है। अगर यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन करोगे 5 प्रोटॉन करोगे तो क्या आएगा, 5 और 5 0। आपने किसी को एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो आपके पास में कितना बचा, 4 बचेगा। जब 5 का लेंगे हम तो 4 बचेगा, तो 4 इलेक्ट्रॉन और 5 प्रोटॉन। तो 4, तो फिर हमारा क्या आएगा, +1, क्योंकि 5 में से -4 कर दोगे तो कितना बचेगा, +1। ठीक है, यहां देखिए जब इसने किसी से ले लिया तो यहाँ पहले इसके पास कितना था, बता रही हूँ 5 और 5, -5 इसके पास इलेक्ट्रॉन थे और +5 इसके पास प्रोटॉन थे। तो क्या हो गया, एक ले लिया तो +6 क्या हो गए, इसके पास में इलेक्ट्रॉन हो गए और प्रोटॉन कितने हुए, 5 ही हुए। तो 6 और 5 कितना हुआ, 11 हो गया ना, सॉरी सॉरी, 6 में से 5 गए तो -6 में से +5 गए तो कितना बचा, 1 बचा, माइनस का 1। समझ में आया, ये ऐसे होता है। तो अगर आपको डिटेल्ड और पढ़ना है तो आप मेरे को कमेंट्स कर देना, तो मैं इसके न्यूमेरिकल आपको समझा दूंगी प्रॉपर तरीके से। ये मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया है समझाने के लिए। ठीक है, अब ये सुनो, ये मैंने लगाया है कि वाई एटम्स कंबाइन, एटम्स कंबाइन क्यों करता है, कंबाइन करके वो एटम्स क्या बनाता है, मॉलिक्यूल। ये तो बताया था कि एटम्स 2 या 2 से अधिक मिल करके क्या बना लेते हैं, मॉलिक्यूल्स, अणु बना लेते हैं। तो क्यों बनाते हैं वो, अपनी स्टेबिलिटी के लिए, स्थिरता के लिए। जैसे कि 2 लोग शादी क्यों करते हैं, शादी करना क्यों जरूरी है, पढ़ना क्यों जरूरी है, जॉब करना क्यों जरूरी है,
अपनी अच्छे से खा पी सके, हम लोग बढ़िया रह सकें, खा सकें, एक बढ़िया घर हो, सारा कुछ अपनी स्टेबिलिटी बनाने के लिए, अपना अस्तित्व बनाने के लिए करते हैं ना हम लोग। वैसे ही ये एटम अगर अकेला होता है तो फ्रीली घूमता है, इसकी कोई वजूद नहीं होती है, लेकिन जब ये मिल करके बनाता है तो इसका वजूद हो जाता है। ठीक है, इसीलिए एटम्स कभी हमेशा सिंगल नहीं रहता है, ये हमेशा ग्रुप में मिलकर के मॉलिक्यूल बना देता है। कभी एक एटम नहीं होता है, कभी भी एटम्स मिलकर के मॉलिक्यूल फॉर्म में ही रहता है, कभी अलग नहीं रहता है। ठीक है, जैसे कि एक लड़का एक लड़की कुछ टाइम के लिए अलग अलग रहते हैं, लेकिन शादी करके जब एक हो जाते हैं तो वो कंपलसरी है शादी करना। ठीक है, उसके बाद वो अपनी लाइफ जीते हैं। इस वही एटम का है कि वो अलग अलग कुछ टाइम के लिए रहते हैं, रह सकते हैं, लेकिन वो हमेशा के लिए अलग अलग नहीं रह सकते हैं। मतलब एटम की फॉर्म में वो नहीं रह सकते हैं, वो मैरिड फॉर्म में आएंगे। हमेशा वो अनमैरिड नहीं रह सकते, वो अपना स्टेबिलिटी, अपना अस्तित्व बनाने के लिए शादी करेंगे। इसीलिए एटम हमेशा अपनी स्टेबिलिटी बनाने के लिए कंबाइंड होते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो अब ये अपनी स्टेबिलिटी किस किस तरीके से बनाते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन निकाल करके, इलेक्ट्रॉन गेन यानी इलेक्ट्रॉन लेकर के, एंड इलेक्ट्रॉन शेयर करके, इलेक्ट्रॉन लॉस करके, निकाल करके, इलेक्ट्रॉन गेन करके, लेकर के, या इलेक्ट्रॉन शेयर करके। ठीक है, यानी कि जैसे कि दो लोग हैं, अब वो शादी करने के लिए जा रहे हैं, अलग अलग हैं, अब उनको स्टेबिलिटी अपनी लेके आनी है। तो अगर लड़का ड्रिंक करता है और लड़की को ड्रिंक नहीं पसंद है, तो वो तभी एक साथ रह पाएंगे, पहले लड़के को अपनी ड्रिंक करने की हैबिट छोड़नी पड़ेगी। तो यानी उसने क्या किया, ड्रिंक करने की हैबिट को लॉस किया, छोड़ दिया, यानी इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया। ठीक है, अब लड़की का क्या है, गेन करना, मतलब कि लड़के को पसंद है कि मेरी वाइफ को डांस आना चाहिए, लेकिन लड़की को डांस नहीं आता है। तो वो क्या, लड़का क्या चाहेगा कि ये तुम डांस सीखो, यानी कि उसने गेन किया है लड़के के लिए, स्टेबिलिटी बनाने के लिए उसने डांस सीखा है। यानी जब उसने डांस सीख लिया तो शादी कर ली और स्टेबिलिटी बन गई। ठीक है, अब क्या है, इलेक्ट्रॉन शेयर, तीसरा क्या है, इलेक्ट्रॉन शेयर, यानी कि दोनों लोग मिलके कमाएंगे और मिलके खर्चा चलाएंगे। अकेला कोई एक खर्चा नहीं चला पा रहा है, दोनों लोग जॉब करेंगे, दोनों लोग मिल करके खर्चा चलाएंगे, स्टेबिलिटी करके बनाएंगे। तो ऐसे ही हमारा एटम्स अपनी स्टेबिलिटी बनाता है। थैंक यू सो मच फॉर एटम एंड मॉलिक्यूल क्लास को सुनने के लिए। और कोई भी डाउट हो इस वीडियो में तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताना। और जो भी आपके अगर न्यूमेरिकल आपको कुछ करना है तो मुझे कमेंट करके बता देना कि मैम ये न्यूमेरिकल या ये टॉपिक एक्सप्लेन कर दीजिए। सो थैंक यू सो मच, डॉक्टर पारुल त्यागी विथ माय यूट्यूब चैनल प्रॉब्लम सॉल्वर। ओके, बाय बाय।